नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद सियासी दल फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच दलों की अदला बदली का खेल भी चल रहा है। खैर, इसमें नया कुछ भी नहीं है, यह हमेशा से ही होता आया है और इस बार भी हो रहा है। चलिए फिलहाल कुर्सीनामा में आपको आज लखीमपुर खीरी जिले में आने वाले उस विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलते हैं जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। जी हां, पिछली बार बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगाते हुए जीत की हुंकार भरी थी। वहीं अब की बार इस सीट के क्या कुछ समीकरण हैं, चलिए ये जानने की और समझने की भी कोशिश करेंगे और शुरू करते हैं कुर्सीनामा आज का सफर। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर जिले की अहम विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर बीजेपी जीत की हैट्रिक तो समाजवादी पार्टी चौका लगा चुकी है। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध मारते करते हुए उसे जीत का पंच लगाने से रोक दिया था। वहीं अब इस 22 की चुनावी जंग में क्या होता है, तो क्या इसमें भी बीजेपी फिर से सपा पर भारी पड़ेगी? वहीं बसपा और कांग्रेस यहां इस स्थिति में है कि वो जीत हासिल कर सकती है। चलिए इसे लेकर विस्तार से बात करें, चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। लखीमपुर जिले में आने वाले गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र का पौराणिक स्थल के साथ ही राजनीतिक महत्व भी है। इस सीट पर कांग्रेस के बाद बीजेपी और सपा का दबदबा रहा है। वहीं बसपा की जीत का अब तक खाता नहीं खुल सका है। 1962 में इस सीट को हैदराबाद विधानसभा के रूप में पहचान मिली, जबकि 2012 में परिसीमन के बाद इस सीट को गोला गोकर्णनाथ नाम मिला। बीते 2 चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो पिछली बार यानी 2017 में इस सीट पर बीजेपी के अरविंद सिंह ने सपा के विनय तिवारी को करीब 55,000 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं 2012 के चुनाव में सपा के विनय तिवारी ने बसपा प्रत्याशी सिम्मी बानो को 19,329 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को देखें तो आबादी के हिसाब से कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय का वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। बता दें कि गोला गोकर्णनाथ को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ चीनी मिल के अलावा राइस मिल और फ्लोर मिल ज्यादा संख्या में है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। इस कारण गन्ना मूल्य का भुगतान हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। वहीं क्षेत्र में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। चीनी, राइस और फ्लोर मिल को छोड़ दें तो रोजगार के ज्यादा साधन नहीं है। लोगों को रोजी रोटी के लिए लखीमपुर और लखनऊ के अलावा दूसरे क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। वहीं सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हुआ है। अब इन सबके बीच गोला गोकर्णनाथ की चुनावी जंग कौन जीतता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रुख है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे हमारे गोला के संवाददाता रामजी सिंह से। और वहीं सीट के कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सीधा निशांत के पास जाऊंगा। निशांत, जिस तरह से इस सीट की बात की जाए तो 2022 का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तमाम चीजें हो चुकी हैं अब, लेकिन जब हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, क्या कुछ रुख है मतदाताओं का? निशांत, देखिए, अब पहला चरण का चुनाव होने वाला है। कल आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। 14 तारीख से अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, यानी पहले फेज में हम लोग जा चुके होंगे कल से। और अब वोटिंग को लेकर के उसके पहले सभी पार्टियों में बहुत तेजी से भगदड़ मचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे जो इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के धर्म सिंह सैनी
तक दारा सिंह चौहान से लेकर के कई मुकेश वर्मा जैसे विधायक भी छोड़ करके आ रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे सपा के भी विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। तो इस भगदड़ में कहीं ना कहीं जो परिस्थिति जो थी, जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं फिर से जो साफ होती हुई दिख रही थी, वो फिर से असमंजस में है। अब देखने वाली बात होगी कि जब टिकट बंटवारे अभी होने हैं, उस टिकट बंटवारे के बाद क्या कुछ नए समीकरण बन पाते हैं। क्योंकि अगर गोला गोकर्ण नाथ की बात करें, अगर वहां की स्थिति की बात करें लखीमपुर खीरी की, तो वो एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। हालांकि जो चीनी मिल है, राइस मिल है, बहुत बहुतायत वहां पे पाए जाते हैं। तो ऐसे में वहां पे रोजगार के अवसर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी वहां का भी मुद्दा है। गन्ना जो किसान है, गन्ना किसानों को लेकर के, उनको पेमेंट को लेकर के, उसको लेकर के हमेशा वहां पे एक मुद्दा बना हुआ होता है, जिसको लेकर के वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस पे जो है हाशिए पे दिखाई देना होगा। क्योंकि अरविंद गिरी जो वहां से भारतीय जनता पार्टी से जो इस समय विधायक है, वो कहीं कभी न कभी वो समाजवादी पार्टी से हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी से उस सीट से 3 बार विधायक वो रह चुके हैं। उसके बाद 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो गढ़ है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और जो अभी की परिस्थिति है, खुद जो किसान आंदोलन के बाद और जो किसान गन्ना के मुद्दों के बाद कहीं न कहीं जो वहाँ की जो परिस्थिति बन करके सामने आ रही है, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जो पासा है वो किस तरफ पलटेगा, किस तरफ जाएगा, क्या कुछ रुख होगा, वो अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल निशांत, तमाम चीजें आपने बताई हैं। लेकिन हम 17 की बात करें तो उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग थी। लेकिन जब हम 22 में खड़े हैं, ऐसे में जब यूपी के सामने एक विकास का मॉडल जो है बीजेपी ने पेश किया है, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो या तमाम चीजों की बात हो। हालांकि बीजेपी सरकार तो ये भी कह रही है कि हमने किसानों के लिए गन्ने का जो मूल्य है उसमें भी बढ़ोतरी की है। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब हमने पूरा किसान आंदोलन देखा है, उसके बाद कृषि कानूनों की वापसी होना, अब ऐसे में जब इस सीट की बात की जाए जहां किसान बाहुल्य क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर है, वहां किसान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्या लगता है बीजेपी के लिए इस बार राह कठिन होने वाली? निशांत, देखिए, वो पहले से ही मैंने आपको बताया है कि वहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यही जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से वही चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब की 2022 की परिस्थिति है, 2017 की परिस्थिति से बहुत अलग है। क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक लहर था, योगी मोदी का लहर था, मोदी योगी के नाम से बहुत सारी जगहों पे वोट पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पे है कि जब अब ऐसी परिस्थिति में जिस वक्त जहाँ पे किसान बाहुल क्षेत्र है और लखीमपुर किसान हादसा और वहां पे जो एक्सीडेंट का मामला था वो किसी से छुपा नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल वहां पे है। क्योंकि वहां का जो लखीमपुर हिंसा जो था, उस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार मुखर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है लखीमपुर का वो मुद्दा। और कहीं ना कहीं वो जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है गोला गोकर्ण नाथ का, वो विधानसभा, कहीं ना कहीं उसका असर वहां पर भी दिखाई देगा। हालांकि जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका जमीनी स्तर पर लगाव है, उनका जुड़ाव है, वहां से कार्यकर्ताओं में जुड़ाव है। जब तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें आती रही। जब वो भारतीय जनता पार्टी के का रुख अपना दामन थामा तो भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने सीट निकाल करके दिया और वहां से विधायक रहे। हालांकि जब कोविड काल चल रहा था तो ये विधायक जो है वहां पे जिला प्रशासन को और खुद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य स्तर के नेतृत्व को उन्होंने लेटर लिखा था। और कोरोना को लेकर के कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पे, योगी सरकार पे उन्होंने सवालिया निशान भी खड़ा किया था। उसके बाद वो लगातार निशाने पे भी रहे और वहां पे कई बार जो है वहां जो प्रशासनिक अमला है वो उन्होंने वहां पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी जो चरमरा गई थी उसको सही करने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है कि वो जब भी भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए उन्होंने सवाल उठाना नहीं छोड़ा, चाहे वो उनकी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहा हो। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो अभी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वहां पे जो लखीमपुर खीरी हिंसा मामला रहा वो हो, उसके अलावा भी उसके इतर भी कहीं ना कहीं अरविंद गिरी के पास जो है कहीं ना कहीं एक मौका है कि वो जनता के बीच में जाए, अपनी बातों को करे। अब देखने वाली बात होगी कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे। क्योंकि वहां पे लखीमपुर खीरी में किसानों का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वो बहुत बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान की नाराजगी है, तमाम चीजें हैं। और इस सीट पर और कुछ दिलचस्प पहलुओं से हम बात करें। निशांत, हमारे साथ गोला के संवाददाता राम जी भी हमारे साथ जुड़ गए।
राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब जिस तरह से निशांत अभी बता रहे थे कि किसानों की तमाम कृषि कानूनों की वापसी है, इसके बाद कहां देखते हैं राम जी, क्या लग रहा है वहां का, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने मतदाताओं की नब्ज को टटोलने की कोशिश की है, क्या स्थिति है राम जी? गोला गोकरनाथ जो बात करें, गोला गोकरनाथ जो विधानसभा है, 100 से 35 किलोमीटर की दूरी की विधानसभा है। गोला गुप्ता काशी के नाम से ये विधानसभा जानी जाती है और सावन के महीने में एक बहुत प्राचीन तरीके का मंदिर है भगवान शिव जी का, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से दर्शन करने वाले महिला पुरुष बच्चे सारे लोग आते हैं। वहीं आपको बता दें कि आजादी के बाद से समाजवादी पार्टी का एक कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी कई बार यहाँ से विधायक अरविंद गिरी रहे हुए हैं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी से इस साल मोदी की लहर में विधानसभा चुनाव जीत के विधानसभा में गए हैं। और वहीं आपको बता दें 3.5 लाख मतदाता जो यहाँ है, पैरासीमन जो 2011 का परिसीमन है, तो 3,54,000 मतदाता है जो अभी का पैरासीमन में 1% भी बड़ा है। महिला पुरुष बच्चे महिला का एक बहुत बड़ा विकास। बिल्कुल राम जी, अगर अब देखा जाए तो एक विपक्ष की हम चर्चा करें, क्योंकि सपा जो है वो लगातार एक्टिव बनी हुई है। सपा का ये कहना है कि हम पूरी दमदारी के साथ उतर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहां खड़ा नजर आता है राम जी आपको? बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से जो विनय तिवारी थे उनको हरा के अरविंद गिरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधानसभा गए हुए थे। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना गया है। इस आजादी के बाद से समाजवादी का पार्टी के ही प्रत्याशी जीत के आए हैं। वहीं राज्यसभा जो पूर्व राज्यसभा सांसद रवि वर्मा का भी वही घर है, वो भी राजनीति में कुर्मी बिरादरी में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं विकास। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा गोला में जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जो कृषि को लेके, गन्ना भुगतान को लेके, जो फ्लोर मिले, चीनी मिले ज्यादा तादाद में है, तो कहीं ना कहीं जो इस सरकार में जो 5 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है, जो वहाँ के मूल जो लोग हैं जिनका पानी का एक जरिया है, उसी द्वारा उनका परिवार घर चलता है, तो आंदोलन भी हुआ, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी। चलिए राम जी, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क सही नहीं मिल रहा है, हमारी आवाज आप तक सही नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं निशांत का एक और बार रुख करूंगा। निशांत, विकास के मुद्दों की अगर बात की जाए तो कितना कुछ विकास इस 5 सालों में हुआ है? जिस तरह से पहले सपा की यहां पर सीट थी, सपा लगातार यहां से जीतती रही है, उसके बाद 17 में बीजेपी की वापसी हुई। बीजेपी के अब कामों की बात की जाए तो कितने काम हुए हैं? देखिए, वहाँ पे एक सड़क निर्माण को लेकर के काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे सड़क की काफ़ी सड़क जो नहीं बन पाई है, या फिर जो बना है वहाँ पे जो टूटी हुई सड़कें हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के एक बड़े मुद्दे हैं। वहाँ पे समस्याएं हैं, चूँकि गन्ना किसान है, जब उनको आना जाना होता है तो उनको आवागमन में काफ़ी समस्याएं आती है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार वो लोग मुखर भी होते आ रहे हैं, लोग कहते भी आ रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने कई बार ऐसे देखने के लिए मिला कि उन लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी भी कई बार से वहाँ पे चूंकि उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तहत वहाँ बनना होता है, तो किसी भी न राज्य सरकार ने उसके लिए उसे साफ किया, ना केंद्र सरकार ने। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे विकास को लेकर के, विकास का रास्ता कहीं ना कहीं सड़कों से होकर के गुजरता है, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ के सड़क की दुर्दशा रही है। वहाँ पे चूंकि ये किसान बहुल्य क्षेत्र है, वो गोला गोकरनाथ, तो ऐसे में अगर देखा जाए जिस तरीके से वहाँ पे परिस्थिति है विकास को लेकर के। जी बिल्कुल निशांत, तमाम क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी निशांत, बिल्कुल हमें आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि विकास की तमाम चीजें निशांत आपने कही हैं, लेकिन अब मतदाताओं की बात की जाए तो क्योंकि यहां पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की नाराजगी है, ऐसे में अब यदि, चलिए राम जी हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे गोला के संवाददाता रामजाम में हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, वही आपसे जानना चाहूंगा, जो स्थानीय मुद्दे थे उनको इन 5 सालों में बीजेपी के जो वहां के विधायक रहे हैं कितना हल कर पाए हैं? बिल्कुल विकास, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो अरविंद गिरी मौजूदा इन 5 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गोला विधानसभा से विधायक बने थे। वहीं आपको अगर बताया जाए तो जो गन्ना भुगतान को लेके जो चीनी मिल है उसमें वादी मुकदमा खुद बने थे। एक बड़ा 3-4 दिन तक जमवाड़ा लगा था किसानों का, किसान आंदोलन हुआ था जिस तरीके से गन्ना भुगतान को लेके उनकी तरफ से कोतवाली गोला में उनकी तरफ से मुकदमा चीनी मालिकों के खिलाफ दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो बात की जाए, गन्ना भुगतान की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव में
डट के समाजवादी पार्टी इसका सामना करेगी। जी, लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें आपने बताई हैं, किसानों की एक नाराजगी जो है वो बड़े लेवल पर है, लेकिन इस सीट के जो अहम मुद्दे हैं, जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो विकास हो, रोजगार हो, पलायन हो, तमाम चीजें हैं, उनको देखकर मतदाता बीजेपी के कामों से कितना संतुष्ट है? क्या इस बार बदलाव की लहर मतदाता के अंदर देखी जा रही है, राम जी? बिल्कुल विकास, आपको बताया कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, सूचना जारी होने के बाद एक उथल पुथल की स्थिति भी देखी जा रही है। इस तरीके से पूरी पे उथल पुथल मचा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी से विधायक जो धौरारा से है, उन्होंने ज्वाइन करने की कयास लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का पूरे जिस तरीके समाजवादी पार्टी में लोग जा रहे हैं और ये विपक्ष की तगड़ी भूमिका है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विकास कार्यों में, तो विकास कार्यों में गोला का जो हो रहा है, जो किसान आंदोलन और प्लस जो भुगतान, इसके बाढ़ और जो बाढ़ स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हावी रहेंगे इस बार के चुनाव में। विकास, चलिए राम जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निशांत, मैं आपसे फिर आपका रुख करूंगा और तमाम चीजें, जिस तरह से 12 के चुनाव की बात की जाए तो 12 में सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे नंबर पर बसपा रही थी। लेकिन अब यहां से बसपा को देखा जाए तो बसपा की कितनी तैयारी है? बसपा और कांग्रेस कहां खड़े हैं? कांग्रेस बीते जमाने की बात हो गई, वो सीट से बहुत पहले वो चुनाव जीती थी। उसके बाद शुरुआती दौर आज तक गोला गोकर्ण नाम से सीट नहीं निकाल पाई है हमें, बिल्कुल। और उसके बाद से आज तक जो है बसपा वहाँ पे खाता भी नहीं खोल पाई है। अभी वो सीट से आज तक चुनाव नहीं जीते। चाहे जब मायावती काफी सीटें लाई थी, जब वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तभी भी वो वहाँ वो सीट से नहीं जीत पाई। तो साफ जाहिर है कि वहाँ के जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी पे ही विश्वास जताते हैं। कांग्रेस जब से शुरुआती दौर के बाद से ही भी वो लगातार वो नीचे खसकते हुए चली गई और वो नीचे ही रही, कभी भी वो फाइट में भी नहीं आ पाई। तो उससे साफ जाहिर है कि इस बार भी जो वहाँ का चुनाव होने हैं 2022 का, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने हैं। क्योंकि अभी 2017 की अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 54,057 वोट का एक बड़ा डिफरेंस था दोनों पार्टियों के बीच, समाजवादी पार्टी के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच। भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गिरी ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जो है तकरीबन 57,000 वोटों से, माफ करिएगा 54,000 वोटों से हराया था। तो साफ है कि ये जो वोट के बीच का गैप है, वो गैप कितना कुछ भर पाती है समाजवादी पार्टी। क्या फिर अरविंद गिरी जो है उस सीट से फिर पिछली बार की तरह से अप्रत्याशित जीत हासिल कर पाते हैं? इस माहौल में, जिस माहौल में लखीमपुर खीरी का मुद्दा पूरे प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहाँ का मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार लामबंद है। उन मुद्दों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी से सफाई मांगी जा रही है चुनाव में। तो ऐसे में वहाँ पे खुद किस तरीके से वहाँ के भारतीय जनता पार्टी वो खुद को किस तरीके से स्टैंड लेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे गन्ना। चलिए निशांत, हमारे साथ अजय चौधरी बसपा के जो नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। उनसे हम, बसपा जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बताएं। जी सर, 2022 का चुनाव, कितनी तैयारी, बसपा कहां खड़ी है जब बिल्कुल हम चुनाव के दहलीज पर है, कितनी तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी पूरी है। बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। अभी हमने पत्ते नहीं खोले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उठापटक मची हुई है। जिस दिन हम पत्ते अपने खोल देंगे उस दिन लड़ाई में कोई नहीं बचेगा। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सर, ये पत्ते कब तक आखिर खुल जाएंगे? कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी अपना विकास का मॉडल लेकर चल रही है, तो सपा जो प्रमुख है अखिलेश यादव वो अपना रथ निकाल रहे हैं। बसपा क्यों इतनी शांत है सर? बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं है। हम छोटे छोटे जहाँ पे हमारे गरीब दबे मजलूम वोटर रहते हैं, हम उन तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सोशल मीडिया टाइप का कुछ है नहीं जिससे हम उनको प्रचार कर सके। और बहुजन समाज पार्टी कभी प्रचार जो हम लोग ज्यादा मीडिया में आते नहीं है, हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और रही बात जो हम लोग 2022 में चलेंगे, वो 2007 से 12 की माननीय बहन जी की सरकार जो रही थी, हम उसका कार्य लेकर के चलेंगे कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय पे हमने सरकार चलाई है।
पूरे 5 साल हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया है। किसानों की हितैषी असली अगर हितैषी देखी जाए तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि गन्ने का रेट हमने दूना लगभग किया था, सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हमने बढ़ाया है। लखीमपुर खीरी गन्ना क्षेत्र कहा जाता है और गन्ने का रेट सबसे ज्यादा बसपा शासनकाल में ही बढ़ाया था, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया था। ये तो सर अब बीजेपी भी दावा कर रही है कि हमने भी गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, लेकिन हम 17 में बात करें तो आप 17 में भी रेस से बाहर थे। इससे पहले 12 की बात की जाए तो सपा ने जब जीत हासिल यहां से की थी तब आप दूसरे नंबर पर खड़े थे, लेकिन 22 की कितनी तैयारी है सर? देखिए 2017 में तो जो हुआ वो हुआ सबके सामने है। हम 2022-2017 की सीख लेकर के हम 2022 में आगे बढ़ रहे हैं। यही रीजन है कि हम लोग फाइनल मैच खेल रहे हैं और फाइनल मैच हम लोग थोड़ा एक पैर पीछे खींच के खेल रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या स्टैंड है। वो अपना प्रत्याशी घोषित करें, उससे पहले परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जन्मदिन पे अपने कैंडिडेट घोषित कर रही है। बिल्कुल अजय जी, एक चीज और है, जिस तरह से हमने बीजेपी से बात की है तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का ये कहना है कि हम सपा से हमारी टक्कर है, सपा से हम बात करते हैं तो सपा ये कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर है। सर बसपा तो इस रेस से चौथे नंबर पर खड़ी नजर आ रही है, अब ऐसे में आप जीत का दावा कैसे कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? मैं अभी बता दूं, अभी जो है अभी केवल समाजवादी पार्टी में 17-17, 18-18 प्रत्येक विधानसभा में कैंडिडेट घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, पलिया विधानसभा 137 पलिया में उदाहरण दे दिया है। वहाँ जमीनी स्तर पे आप पता कर लीजिए लड़ाई किसकी है। वहाँ सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से लोगों की है, डायरेक्ट बीएसपी, क्योंकि वहाँ हमने एक पत्ता अभी खोला है, सिर्फ एक पत्ता अभी हमने प्रभारी बना करके डॉक्टर साहब को भी प्रभारी बना करके विधानसभा भेज दिया है। एक तय लगे और उसके बाद जैसे ही वहाँ भेजा है तो वहाँ देखिए लड़ाई कहीं भी समाजवादी पार्टी नजर नहीं आ रही है, ना भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी वहाँ जीत के आ रही है। इसी तरीके से हम अभी कुछ दिन और रुकिए, जिस दिन पत्ते खोलेंगे उस दिन लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी आश्चर्य हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 3 सर ऐसी चीज बता दी जो आपके मैनिफेस्टो में शामिल होंगी और इस सीट पर आप ये 3 चीजों को लेकर जाने वाले जो तमाम पार्टियों से आपको अलग कर देंगे। देखिए हम सबसे पहले कानून का राज कानून के साथ लेकर के चलेंगे और दूसरा किसानों में जो उत्पीड़न हुआ है उसको भी लेकर के हम साथ चलेंगे, रोजगार को लेकर के हम साथ चलेंगे। जो जरूरी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में जो जरूरी है उनको लेकर के हम साथ चलेंगे और इन्हीं बेस पे सरकार बनाएंगे। चलिए सर, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ और उम्मीद है कि जल्दी आप पत्ते खोलें। अजय जी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। चलिए मैं एक बार फिर निशांत का रुख करूंगा। निशांत, अब आपने जो बसपा के जिला अध्यक्ष थे उनकी भी बातचीत सुनी है, उनका ये कहना है कि बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जब खोलेंगे तो सब देखते रह जाएंगे। अब एक अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है निशांत मेरे पास, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, कहां खड़ी है ये सीट, किसकी तरफ झुकाव नजर आ रहा है, उठ किस करवट बैठने वाला है निशांत? के बारे में बात करें तो बसपा कहीं पर भी स्टैंड नहीं लेती। आज तक जिस सीट पे वो उन्होंने चुनाव नहीं जीता, फाइट में ही नहीं रहे, दूसरे नंबर पे भी नहीं रहे। हाँ, एक बार वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो कभी भी फाइट पे नहीं रहे हैं। और जब वहाँ पे इतना, हालांकि कांग्रेस की अगर इस बीच बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से वहाँ पे लखीमपुर किसान हिंसा हुआ, वहाँ पे जो उसके बाद प्रियंका गांधी वहाँ पे लगातार दौरे की, समाजवादी पार्टी भी लगातार उस पर काम किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर स्टैंड लेती है। कुछ न कुछ ऐसी वो वहाँ के जो वोटर होंगे उनका रुख कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही सबसे पहले वहाँ पे पहुंच करके उस हालात में जो है वहाँ पे पहुंची थी और उनको नजरबंद किया गया था, उनको वहाँ पे अस्थायी जेल में रखा गया था। तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं बसपा वहाँ पे स्टैंड फिर भी नहीं लेती है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि मतदाता का रुख कब किधर बदल जाए, कब कहाँ पे वो कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल कौन सा रुख किधर चला जाए और तो कहा नहीं जा सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव के परिणाम बताएंगे। निशांत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण सीट गोला कुंभकर्णाथ पे आज हम बात कर रहे थे, तमाम सियासी समीकरणों को हमने समझने की कोशिश की है। बसपा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि हमने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, सपा अपनी साइकिल लेकर तैयार है, बीजेपी अपने विकास के मॉडल को रख रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सब अगर बात की जाए तो तमाम चुनावी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन वक्त
तो परिणाम बताएंगे, जो नतीजे हैं वो सबको सब कुछ बता देंगे। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।